बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, इस वक्त वेदर की बात करें तो सर्दियां अपने पीक पर हैं और पिछले साउथ पंजाब और मुल्तान में तो 3-4 दिनों से धुंध का राज है। मोटरवेज़ और हाईवेज़ इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। मोटरवेज़ बंद कर दिए गए हैं और स्टेट की तरफ से ये तलकीन की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें और हमारी अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि हम अपनी भी हिफाजत कर सकें और हमारे इर्द गिर्द जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करें उनकी भी हिफाजत की जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करनी है, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी होगा। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस वक्त एक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, लेकिन अब यहाँ से ग्रोथ का साइकिल हमने ग्रोथ स्टार्ट करनी है। हमेशा से पाकिस्तान एक बूम और बस्ट के साइकिल में रहा है और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हैं, इस बूम और बस्ट के साइकिल से किस तरह निकलना है और IMF के जो हम बेल आउट पैकेजेस पे हमेशा रहते हैं, तो इसकी बजाय हमने किस तरह एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनानी है। तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, मोहम्मद रमज़ान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर रूही टीवी गोहर रहमान, जो कि हेल्थ सेक्टर को कवर करते हैं। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट सेक्टर की बीट भी इन्हीं के पास है। इनसे बात करेंगे कि इस वक्त मुल्तान में किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इसी के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है और ख़ास तौर पर वेदर की फॉरकास्ट क्या है, आने वाले दिनों में वेदर की क्या सूरत हाल होगी। तो इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गोहर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तिहामा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गोहर, वेदर से आगाज़ करते हैं। इस वक्त लोग बड़ा सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो अब क्या सूरत हाल है, वेदर की आगे की फोरकास्ट क्या है? बिल्कुल जी, वेदर के हवाले से जो NDMA PDMA की जानिब से भी फोरकास्ट आई थी, वेदर डिपार्टमेंट की जानिब से भी, और वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा गया था कि जो मैदानी इलाके हैं, जनूबी पंजाब है, ये अगले 2 से 3 दिन के दौरान जो है वो शदीद धुंध की लपेट में रहेगा। तो उसका पहला दिन कल गुजर चुका है, आपने देखा ये शदीद धुंध थी। आज भी हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, सूरज नज़र आ नहीं रहा। मोटरवेज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाते हैं रात 8 से 10 बजे के दरमियान में, और जब मोटरवे खुलने का टाइम आता है तो वो 1 से 2 बज जाते हैं। मतलब 3 से 4-6 घंटे के लिए मोटरवे को सिर्फ खोला जा रहा है, और ये शहरियों की सहूलत के लिए ही ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि हादसात रोनुमा ना हो। शहरी एक जानिब मौसम की वजह से थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि मुल्तान में आपने देखा है कि 12 महीने में से 10 से 11 महीने तो शदीद गर्मी रहती है, और वो गर्मी इतनी शदीद होती है कि इंतज़ार करना पड़ता है कि सर्दी कब आएगी। तो सर्दी का बिलाखिर आगाज़ हुआ है, और बारिश के बाद ये अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते आपने देखा हल्की सी बारिश हुई है, तो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं। जो जिन चीज़ों की निशानदेही आप अपने इंट्रो में अभी कर रहे थे कि बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस, उनकी में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, लेकिन सीजनल फ्लू जो है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, जिसे स्वाइन फ्लू भी हम कहते हैं। हमने कल भी रिपोर्ट किया था, पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह नेशनल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो एक हॉस्पिटल में लाए जाने। इसी तरह शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में भी यही तादाद है, और हर हॉस्पिटल में ही जो हमारे पास जो मेडिसिन वार्ड है, जहाँ पर ये इन स्वाइन फ्लू के हवाले से और आम फ्लू के हवाले से, इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन की कोई कैंपेन स्टार्ट की गई हो फ्लू के हवाले से, या इस तरह की कोई अभी तक नहीं काम किया गया? और दूसरा, डायग्नोस कर दिया गया है कि अब ये कौन सा वायरस है? क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चलाया जा सकता था, पता ही नहीं चल रहा था ना कि ये कौन सा वायरस है। लिहाज से ना कुछ चीज़ें होती हैं कि 12 महीने तो हमें पता है कि नवंबर के बाद दिसंबर ने आना है, तो ये इसी तरह से ये सीजनल बीमारियाँ होती हैं, इनका पता होता है कि इन्होंने इन महीनों में एक्टिव होना है। इसमें हुकूमत, इंतज़ामिया, महकमा सेहत से ज़्यादा जो हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सेहत की खुद हिफाजत करें, हम अपनी सेहत की खुद हिफाजत करें। और हम लोगों पे जो तलकीन की जाती है कि फॉग है, उसके साथ साथ स्मोक भी है, और मास्क पहनने का हमेशा कहा जा रहा है, तो हमने उस पर अमल करना है ताकि अपनी सेहत का हम ख्याल रख सकें। मोहम्मद रमज़ान साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान, पहले तो वेदर से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जनाब वेदर कौन सा पसंद है? समर्स पसंद है, विंटर्स पसंद है? मुझे तो हर तरह का वेदर पसंद है जी, लेकिन ज़्यादा तौर पर एंजॉय सर कौन सा करते हैं? जाहिर सी बात है, सर्दियाँ थोड़ी देर के लिए आती हैं मुल्तान शहर में, तो हम एंजॉय करते हैं, अदरवाइज़ फिर कहीं और मूव करना पड़ता है। अच्छा रमज़ान साहब, पाकिस्तान की अगर हम इस वक्त सूरत हाल की बात करें तो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स को हम उस पर बात करें तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ होगा कि पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है? वो जो ख़तरात थे कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं और हमारे रिज़र्व बहुत कम हो चुके थे।
जी वो तो पहले भी जब ये अफवाहें थी तो मैंने पहले भी ये कहा था कि नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी आते थोड़ा टाइम लगता होता है, लेकिन मतलब स्टेप टुवर्ड्स ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन रही तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें इन्फ्लेशन का भी काफ़ी बड़ा किरदार है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो इसमें ज़रा नाज़रीन के लिए समझाइएगा कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन और ये जो ईयर ऑन बेसिस पे हम लोग देखते हैं उसका क्या मतलब है असल तौर पर, और आगे आने वाले दिनों में महंगाई की क्या सूरत हाल रहेगी? इसमें ये होता है कि इन्फ्लेशन जो हम इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बताते हैं और एक लेमैन के हवाले से बताते हैं तो वो लेमैन किसी और तरीके से इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि परसिस्टेंट और कॉन्टीन्यूस राइज अगर होता है ना जनरल या एवरेज प्राइस लेवल में तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। और नॉर्मली जो वन टाइम जंप होता है ना प्राइस लेवल में वो भी इन्फ्लेशन नहीं होता है। और तीसरी बात ये है कि अगर किसी एक चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाए तो उसे भी इन्फ्लेशन नहीं कहते। वो बास्केट पूरी की हाँ जी बास्केट पूरी जो है उसमें हम नॉर्मली उसके लिए हम प्राइस इंडेक्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो उसको नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। या फिर हम GDP डिफ्लेटर होता है जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो काफ़ी हद तक CPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो चुका है। पहले मतलब अगर आप 2023 से देखें तो 28% के करीब था नवंबर में, तो वो अभी सिंगल डिजिट में आ चुका है, तकरीबन 6.1 के करीब है। और पिछले महीने वो 6.2 था, अब 6.1 पे आ गया, तो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। और गवर्नमेंट इसको चाहती भी यही है कि इन्फ्लेशन में कमी, और उसके लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिस्कल पॉलिसी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है और उसमें उन्होंने इस चीज़ को सामने रखते हुए कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल है, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम किया है और वो पॉलिसी रेट जो है वो 10.5 पे लेके आए हैं। ये काफ़ी क्योंकि टेक्निकल हो गया, नाज़रीन को ज़रा समझ भी आएगा। मैं चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट नाज़रीन पे क्या पड़ेगा, अगर वो हम समझा सकें हमारे पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन रेट के कम होने की वजह से देखिए हमारे इंटरेस्ट रेट तो बड़ी जबरदस्त, इंटरेस्ट रेट भी जो कम किया गया इसकी वजह से किस तरह कारोबार बेहतर होगा? इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, और इनके बराह रास्त जो है वो इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं। और ख़ास तौर पर जब आप लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन हर शख्स को हिट करता है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा हो तो सभी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, और ज़ाहिर सी बात है फिर वो अगर उनकी इनकम ना बढ़ाई जाए तो फिर उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को इस नॉर्मली ये कहा जाता है कि उसको सिंगल डिजिट में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अगर मतलब कम हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि उससे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है। तो इन्फ्लेशन एक रेंज के अंदर रहना ज़रूरी है, अगर उस रेंज से मतलब नीचे भी ना जाए उससे ऊपर भी ना जाए। तो इसलिए लेकिन आम लोगों के लिए जो है ना वो यही होता है कि कीमतें कम हो, और सभी यही चाहते हैं कीमतें कम हो, लेकिन उसको उनको फ़ायदा है। लेकिन अगर कीमतें नहीं कम होती हैं तो अल्टीमेटली वो उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं जितना उन्होंने ख़रीदनी होती है, और परचेजिंग पावर उनकी कम हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पॉवर्टी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिक ये होता है कि आपकी जो जिसे हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, तो वो कम अज़ कम जो है वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि उसमें जो है वो आम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन अशिया की कीमतों का हम लोग देखते हैं कि वो कहीं पे हिट ना हो, तो वो अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, वो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन CPI इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो गया है। फूड इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है। तो एक्चुअली इन्फ्लेशन के कई पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप डिसीजन कर रहे होते हैं या आप उसको चेक कर रहे होते हैं कि उसकी इकॉनमी पे क्या असरात है। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो चाह रही थी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अचीव किया है, क्योंकि आप देखें ना कि 28%, बल्कि उससे भी पिछले साल चले जाएँ तो 38%। तो 38% से आप पहुंच गए हैं 6.1% पे, तो दैट इज़ गुड। और ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं, फौरी तौर पर नहीं होती, और उसके लिए आपको पॉलिसीज़ की कंटिन्यूशन चाहिए, और वो
चल रही है अभी policy। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज़ हैं हमारी, वो हम देख रहे हैं कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के साथ लिंक्ड है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका तवातर से ये पॉलिसीज़ चलती रहेंगी और इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आएगा। अगर यही पॉलिसीज़ चलती रहती हैं तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह आगे मूव करेगा और किस तरह पाकिस्तान के लिए बेहतरी साबित होगी? देखें, आईएमएफ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान जैसे लेस डेवलप कंट्रीज़ के लिए, और हम लोग हमेशा आईएमएफ को एक बुरा तासुर पेश करते हैं कि आईएमएफ कोई बहुत ही बुरा किस्म का इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ की ज़रूरत हमें है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अब वो जब आपको कर्ज़ा देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि वो आपकी इकॉनमी को तो वो थोड़ा सा ये होता है कि वो आपको कंडीशनल देते हैं, और वो आपको ये चाहते हैं कि जी ये कर्ज़ा हम आपको दे रहे हैं तो उसको कम से कम जो है इन कंडीशंस पे हम आपको दे रहे हैं ताकि आप उस कर्ज़े का सही इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जब आप के पास पैसा आता है तो आपने उसको यूज़ करना है। तो वो प्रोडक्टिव यूज़ भी हो सकता है, अनप्रोडक्टिव यूज़ भी हो सकता है। इन दी एंड इट इज़ अ बैंक जिसने आपको लोन दिया है और उसने फिर अपना लोन वापस भी लेना है, और वो कंडीशन इस तरह की लगाएगा। और अभी जो रिफॉर्म्स इसके तहत की जा रही हैं, फार्मर्स मार्केट की बात की जा रही है, डायरेक्ट इकॉनमी की बात की जा रही है, उस पर तफसील गुफ्तगू करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम हमारी इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी पर तफसील गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ गौहर रहमान भी मौजूद हैं, जिनसे हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी है, ख़ास तौर पर मुल्तान के, और ये जानने की कोशिश करनी है कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। जी गौहर, हम लोग पिछले प्रोग्राम में एक हमने बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो आपने ब्रेक की, मुमताज़ाबाद फ्लाई ओवर के हवाले से, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अब उसका काम का आगाज़ कर दिया गया है, उसकी क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल जी, पिछले प्रोग्राम में हमने इस इशू को हाईलाइट किया था, और इश्यूज़ को हाईलाइट करने का मकसद यही होता है, हमने हमेशा कहा है कि आपके प्रोग्राम में, और आप भी जिस मौजू को लेकर आते हैं, कि लोगों के मसाइल कम हो सकें, जो भी उनके समझो दुखों का मदावा हो सकता है वो हो सके। हमने मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर के हवाले से उसकी हालत ज़ार इंतज़ामिया के नोटिस में दी थी, और उस पर फिर एक दफ़ा फिर से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ख़ान की जानिब से नोटिस लिया गया, और मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर के जो जंगले मौजूद नहीं थे, और ये सेकंड ओल्डेस्ट फ्लाईओवर है मुल्तान का। जब फ्लाईओवर्स का कंसेप्ट भी नहीं था उस वक्त इस फ्लाईओवर को बनाया गया, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो अब उसके दोबारा से जो जंगले लगाने का काम है, क्योंकि उसकी बाउंड्री वाल दोनों तरफ से ख़त्म हो चुकी थी, कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था, और हादसात रोनुमा हो भी रहे थे। इंतज़ामिया के नोटिस में दिया, कमिश्नर मुल्तान ने इसका नोटिस लिया, एमडीए को हिदायत की, और एमडीए की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उस फ्लाईओवर के हवाले से, जो जंगले लगाने के हवाले से काम का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद हमारी डीजी एमडीए से बात हुई तो उनका कहना है कि पहले मरहले में इसके जो जंगले हैं, बाउंड्री वाल हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। दूसरे मरहले में उसकी जो सड़क है, रोड है, उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि वो भी हादसात का सबब बन रही है, क्योंकि वो जगह जगह से हमने देखा है कि टूटी हुई दिखाई देती है। तो एक अच्छी चीज़ रोही एट 10 के प्लेटफॉर्म से, और रोही की टीम ने और आपकी जो टीम ने इसको हाईलाइट किया, इसके ऊपर इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है, और मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर का काम। अच्छा गौहर, इसमें हम दीगर अगर फ्लाईओवर देखें वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं, बाउंड्री वॉल गायब हैं। आपने कुछ एक एक्सक्लूसिव खबर भी इसके ऊपर दी थी हमारे रोही के चैनल के ऊपर, तो उस हवाले से कोई काम किया जा रहा है? बिल्कुल जी, ये 2 फ्लाईओवर जो है ना इसमें मेजर है हमारे, उसमें मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर है, और एक आप डबल फाटक फ्लाईओवर, ये इसको भी हालत बुरी ही दिखाई देती है। इसके हवाले से हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी किया था कि एक फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा है, और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। तो अच्छी चीज़ यही है कि इनिशियली इंतज़ामिया ने इन दोनों इश्यूज़ को टेकअप कर लिया है, और पहले उसे मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर से आगाज़ किया गया है। तो ये है कि जो नए फ्लाईओवर बनने के साथ साथ जो पुराने फ्लाईओवर हैं, उनकी देखभाल भी शुरू है। उनकी देखभाल भी शुरू कर दी गई है। आप हेल्थ सेक्टर को भी कवर करते हैं, और इस वक्त कार्डियोलॉजी अस्पताल में मसाइल का अंबार है। अगर हम बात करें तो दिल के ऑपरेशन के लिए तकरीबन सालों साल वेट करना पड़ जाता है। इसकी क्या डिटेल्स हैं? वो तो पहले ही एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें फ़ौरी आपको इलाज की ज़रूरत होती है। बिल्कुल जी, ये चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, और ये जनूबी पंजाब के बड़े अस्पतालों में से एक है, जो दिल के अमराज के हवाले से कायम किया गया है। दीगर फैसिलिटीज़ के हवाले से बात कर लें, मेडिसिन के हवाले से वो मौजूद हैं, वो दी जा रही हैं। हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट की आपके प्रोग्राम में ही, उनको इंतज़ामिया ने इम्प्रूव भी किया। मेडिसिन के मसाइल थे, इसके अलावा जो
दीगर जो मसाइल थे, लेकिन इस वक्त कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाए तो इस कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पे हर गुजरते दिन के साथ जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि पिछले जो सीएम थे, केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी तवज्जो दी है। निश्तर के साथ साथ निश्तर 2 को वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया गया और वहीं पर कार्डियोलॉजी के हवाले से जो नई बिल्डिंग थी उसको मुकम्मल किया। वहाँ पर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। मेडिसिन के लिए इस बाइज़्ज़त तरीके से जो पहले लोग धूप में बाहर खड़े हुआ करते थे, सराय कायम किया गया। ये सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर कुछ डॉक्टर्स की कमी का सामना है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को, जिसके बाइस कार्डिक सर्जरी के जो केसेस हैं वो तकरीबन साल 2 साल इल्तवा का शिकार है। साल 2 साल एक पेशेंट को इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जिस तरह से आपने निशानदेही की कि कार्डिक का मामला होता भी हसास है, अगर पेशेंट को इतना ही इंतज़ार करना पड़े तो फिर ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में हज़ारों मरीज़ हैं जिन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। तो इंतज़ामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को और इसके साथ साथ जो महकमा सेहत है उसको इस तरफ तवज्जो देनी होगी, सेक्रेटरी हेल्थ को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और आपके पास सहूलत भी मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो अगर दे दी जाए, अगर आप कार्डिक के हवाले से उसको 3 शिफ्टों में काम को आगाज़ कर दें, कार्डिक सर्जरी को 3 शिफ्टों में शुरू कर दें, मतलब आप मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में भी ये काम हो सकता है जब हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। तो लेकिन वो भी आप जैसे बता रहे हैं ना कि डॉक्टर्स की कमी है, तो पहले तो उसको पूरा करने की बिल्कुल ज़रूरत है। यही निशानदेही है कि आप इजाफी डॉक्टर्स तैनात कर दें जो ये सर्जरी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे सकें। निश्तर में भी आप बात कर रहे थे, निश्तर 2 का, वहाँ पर भी यही मसला है कि डॉक्टर्स की कमी है। और बिल्कुल, हमने निश्तर 2 के हवाले से भी हमेशा हाईलाइट किया कि निश्तर 2 एक बड़ा प्रोजेक्ट था जुनूबी पंजाब में सेहत के हवाले से, लेकिन वहाँ पर ICU मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन उनको चलाने वाले डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर मौजूद नहीं है। जो 60 बेडेड जो हमने देखा कि निश्तर 2 का जो ICU है वो ताहाल गैर फ़ाल है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, उस निश्तर 2 का था, लेकिन उसको लेकर मोहसिन नकवी साहब चले जो वज़ीर दाखिला है हमारे, उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक पहुँचाया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करके चले गए हैं। जो अगले आने वाली हुकूमत थी, महकमा सेहत था, सेक्रेटरी हेल्थ थे, जहाँ हुकूमत थी, उनकी जिम्मेदारी थी इन प्रोजेक्ट्स को वो लेकर चलती, सिर्फ उसमें तैनातियाँ आपने करनी थी। जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में निशानदेही की कि निश्तर 2 में जो इंतज़ामी अमूर है वो सैनिटरी वर्कर्स जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी सैनिटरी वर्कर को बिठाया हुआ है, क्योंकि उधर जो बड़ा अलमी है ये कि हेल्थ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसके अंदर सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स की फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। इंतज़ामिया को मुझे लगता है किसी अलमिया का इंतज़ार है, जब होगा तो फिर इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये जो मौजूदा गवर्नमेंट की हमें नज़र आ रही है वो यही है कि अब जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। CM इंस्पेक्शन टीम, हमने जो चीज़ें निशानदेही हम कर रहे हैं, CM इंस्पेक्शन टीम हेल्थ के हवाले से बनाई गई है। हमने आपके पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मसाइल के हवाले से। CM इंस्पेक्शन टीम की जानिब से गुज़िश्ता दिनों वहाँ पर छापा मारा गया है, अचानक सरप्राइज विजिट किया गया है, और जो चीज़ों की निशानदेही हमने आपके प्रोग्राम में की, लोगों ने वही CM इंस्पेक्शन टीम को बताया। और उसके ऊपर एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक्शन लेते हुए जो MS थे डॉक्टर कामरान, उनको जो है बरतरफ भी किया गया है हेल्थ के हवाले से इंस्पेक्शन टीम की जानिब से। और जो डीन है चिश्ती साहब, उन्हें भी इस हवाले से नोटिस जारी किया गया है। ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि जिस चीज़ पे निशानदेही की जा रही है वहाँ पर फौरी टीम्स पहुँच रही हैं और उस पर काम किया जा रहा है। इसका मतलब है आवाम के साथ जुड़ी हुई है ये हुकूमत और काम करना चाह रही है, बिल्कुल डिलीवर करना चाह रहे हैं। और डिलीवर करने के हवाले से जो कोशिशें हैं, मतलब कोशिश ही कर सकता है, जो आप पॉलिसी बना सकते हैं कि यार इस पॉलिसी के तहत किया जाए,
तो ये एक अच्छे नताइज ये निकल रहे हैं कि जो चीज़ निशानदेही जिसकी की जा रही है उस हवाले से एक्शन भी लिया जा रहा है और लोगों का फीडबैक इसमें बड़ा अहम होता है। लोगों का फीडबैक के तौर पर जो भी रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं उनके उस पर काम एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा, इसमें वासा को भी आप देखते हैं, वासा को कवर करते हैं। एमडी वासा साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे और उन्होंने बड़ा बताया था कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब के लिए सीड मनी के तौर पर तकरीबन 4 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये कहाँ पर फंड्स लगाए जाएंगे? ये पूरे जनूबी पंजाब के लिए हैं या सिर्फ मुल्तान तक लगाए जाएंगे? इस पर भी ज़रा तफसील बताइएगा। अच्छा जी, जनूबी पंजाब के हमने ये स्टोरी ब्रेक भी की थी कि पंजाब हुकूमत का एक प्रोजेक्ट है कि वासा का जो दायरा कार है वो और शहरों तक भी फैलाया जाए, जिसमें खानेवाल, तोसा, ये नए शहर कुछ हैं जिनको इससे पहले हमने देखा भावलपुर में वासा मौजूद नहीं था, वहाँ पर वासा का कायम किया गया। मुजफ्फरगढ़ में वासा के हवाले से अब इन वासास को कायम तो कर दिया गया, सैनिटेशन एजेंसीज़ के तौर पर इनको कन्वर्ट किया गया, लेकिन इनके पास ना तो दफातर मौजूद हैं, ना ही इनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, ना ही इनके पास स्टाफ मौजूद है। तो अच्छी चीज़ ये है कि पिछले महीने में उनकी नए वासास की कंस्ट्रक्शन के हवाले से हिदायत की गई, उनको उनके रूल्स ऑफ बिज़नेस को तय किया गया कि किस तरह वो काम करेंगे। और अब उसमें ये हमने देखा है कि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि 4 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो रकम मुख्तस की गई है ताकि ये इसके हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये रकम इसलिए मुख्तस की जाती है कि कोई भी नया इदारा बन रहा हो तो उसे खड़ा किया जा सके। उसके लिए हमें दफ्तर को रेनोवेट करने की ज़रूरत है, हमें फर्नीचर की ज़रूरत है, हमें गाड़ियों की ज़रूरत है, मूवमेंट के लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो उसके लिए पंजाब हुकूमत ने ये एक बड़ा इनिशिएटिव है कि आपने बजट से पहले ही और जो मौजूदा आपके पास बजट मौजूद था उसी में से आपने कुछ यूटिलाइजेशन करके आपने उसकी जो आपने इदारे खड़े करने चाह रहे हैं आपने उनके लिए अभी से फंड मुख्तस कर दिए। क्योंकि आप जो रिपोर्टर्स हजरात होते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पर मौजूद होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि किस तरह के काम किए जा रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी बेहतर हैं हालात, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम वासा की बात करें, 65% लाइन्स यहाँ पर ख़राब हैं। ज़्यादातर लोगों का मसला मुल्तान में वासा के साथ ही लिंक्ड है। एज एन एक्सपर्ट, एज ए लोगों का ओपिनियन आपके पास होता है, नफ्स पे हाथ होता है अवाम का, आपको क्या लगता है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हालात बेहतर होंगे? तवक्कुआत क्या रखनी चाहिए अवाम को? साल 2025 था वासा मसाइल के हवाले से बड़ा गंभीर साल रहा 25 और 24 ये, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा कि वासा के पास फंड्स ही मौजूद नहीं थे। आपने एक इदारा कायम कर दिया, उसको कहा डिलीवर करें, और लेकिन वो उसको आप पैसे ना दें, उसको फंड्स ना दें। और वासा खुद भी अपने माली मसाइल में उलझा हुआ दिखाई देता था। कभी मैपको की टीमें आकर वासा के डिस्पोजल्स के कनेक्शन काट देती थी और रेवेन्यू जनरेशन की तरफ वासा नहीं जा रहा था। तो ये गवर्नमेंट जो है वो इदारों को खुद कफ़ील बनाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि आप अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। तो वासा ने अभी हमने जो दिसंबर की मैंने उसकी रिपोर्ट हमने देखी थी और हमने इसको रिपोर्ट भी किया था, तो वासा को तकरीबन कोई 22 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। 22 करोड़ मतलब कि एक रेवेन्यू मॉडल की तरफ चल पड़े हैं। तो अगर इसको बेहतर किया जाए, मेहनत की जाए, तो ये 50 करोड़ तक भी जा सकती है आइंदा चंद दिनों में। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा गौहर रोशनी डालें, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये डालते हैं कि कहीं जहाँ पर जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है आप तक फैसिलिटीज़ लेके आना, वहीं पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। बिल आपने अदा करना है। हमारे यहाँ तो वासा के बिल पाइलअप होते जाते हैं और लोग अदा ही नहीं करते। बिल्कुल जी, बिलिंग के हवाले से बिल्कुल यही है, अपना बिल बर वक्त अदा करें, फिर आप उसको बैकलॉग जो आपका बनता जाता है वो आपका बिल आपका मौजूद है, वो आपको अदायगी एक साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है। फिर इस वजह से लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। फिर इन इदारों को आपके लिए फैसिलिटेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप अपना दिया गया जो काम है वो नहीं करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा अहम फ़र्ज़ है आपका बिल अदा करना। तो हमने अपने भी जो हमारे फ़राइज़ हैं उसको सरअंजाम देना है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की इकॉनमी पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे मुल्तान के डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और जहां पर थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस मौजूद हैं उसको किस तरह कवर किया जा सकता है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और कुछ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म हम IMF की तरफ से हमें ये कहा गया है कि सब्सिडाइजेशन जो हम करते हैं उसको कम किया जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत कम किए जाएँ, मार्केट बेस्ड इकॉनमी हो। क्या हमारे मुल्क में मार्केट बेस्ड इकॉनमी चल सकती है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C जिसको हम कहते हैं, उस तरह इकॉनमी वर्क कर सकती है? इस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बात इस वक्त IMF की तरफ से यही कहा की जाती है हमेशा से कि आप मार्केट बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाएं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आके बात करते हैं तो कैटल मार्केट हो या जो भी मार्केट्स हो, कहते हैं हम उस तरह वर्क ही नहीं कर सकती हमारी इकॉनमी। तो इस पर ज़रा आपका क्या है एक्सपर्ट ओपिनियन? देखें,
एक्चुअली ये सिस्टम की बात होती है। सिस्टम जो है ना वो नॉर्मली हम उनको ब्रॉड कैटेगरीज 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटलिज्म होता है जी, सोशलिज्म होता है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम होता है और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। हमारे मुल्क में जो सिस्टम इस वक्त है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। जो IMF है और वर्ल्ड बैंक है ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट है और USA के उसकी उस पे चलते हैं। तो USA के अंदर जो है ना वो सबसे बड़ा हामी जो है वो कैपिटलिज्म का। जी बिल्कुल। अब वो कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसमें जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक का होता है। बिल्कुल। अब वो ये मॉडल वो पूरी दुनिया में लेके आना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो पूरी दुनिया में हो और उसी चीज़ को वो प्रमोट करते हैं थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। तो IMF भी जाहिर सी बात है फिर वो यही कहता है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम और उसमें फिर आप उसको सारी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को दें, कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो हैं वो खुद डिसाइड करें। लेकिन हमारे जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर रोल ऑफ गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती है तो फिर चीज़ें और तरफ चल पड़ती हैं। क्योंकि जो प्राइवेट बेस्ड या प्राइवेट इकोनॉमी होती है या कैपिटलिज्म होता है वो उसका एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट या सेल्फ इंटरेस्ट। तो जिसको जहाँ पर प्रॉफिट नज़र आएगा या सेल्फ इंटरेस्ट होगा जहाँ पे वो उस तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक जाली अद्वियात बनाने में किसी को फ़ायदा है तो वो बनाएगा क्योंकि उसको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। किसी को स्मगलिंग में फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो स्मगलिंग करेगा। तो इस सिस्टम के अंदर कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है। जो कंज्यूमर डिमांड करता है प्रोड्यूसर उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो विजिबल हैंड का होना ज़रूरी है। और वो विजिबल क्या है कि आपको गवर्नमेंट को सामने लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे बात की कि एग्रेरियन जो मार्केट है या कोई भी मार्केट आप उठा के देख लें तो उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस का कॉन्सेप्ट मिलता है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट उसको खुद से देख रही होती है कि जब गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाह रही होती है कंज्यूमर्स को तो वो मैक्सिमम प्राइसेस को अनाउंस करती है और जब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट देना चाह रही होती है तो मिनिमम प्राइसेस को अनाउंस करती है कि दिस इज़ द मिनिमम प्राइस दैट यू शुड गेट। सर अगर हम इसमें आइडियल केस सिनारियो की अगर हम बात करें तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, वहाँ पर फैसिलिटीज़ आवाम के लिए बढ़ तो इवेंचुअली जो प्राइसेस हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। दैट वुड टेक टाइम। ओके। कि आप प्राइवेट सेक्टर को उसके लिए पहले आपको अपनी एथिक्स और आपको अपनी मोरालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपनी प्रॉफिट से हटकर बात नहीं करता। वो बहुत कम जो है वो मोरालिटी और इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। उन्होंने प्रॉफिट की तरफ जाना होता है। जो गवर्नमेंट होती है उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका मकसद जो होता है वो वेलफेयर होता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसीलिए हम देखते हैं जैसे अभी आप बात कर रहे थे, गौहर भी बात कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट का मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वहाँ पे मकसद लोगों को तालीम देना है, वहाँ पे मकसद लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करना है। तो वो कम से कम कॉस्ट पे उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि हम लोग लेस डेवलप्ड कंट्री हैं तो हमारे लोगों की इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो ये सारी, क्योंकि उनके बजट का या हमारे बजट का 50% जो है ना वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च हो जाता है। अच्छा सर, इसी के साथ लिंक्ड है SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, वो भी हमारे नेशनल एक्सचेकर पे एक बड़ा बोझ है जिसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन की गई, वो बड़ा एक ऐसा कदम समझा जा रहा है। तो आपके जो उससे मुझे लग रहा है कि एज इन योर ओपिनियन दिस वाज नॉट अ गुड स्टेप। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही वहाँ पे गवर्नमेंट को उससे जान छुड़ानी चाहिए। और दैट इज़ वेरी गुड स्टेप कि इन लोगों ने PIA को प्राइवेटाइज़ किया। इसके बाद भी जो भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एफिशिएंटली वर्क नहीं करती हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए या उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ले आना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो है ना वो कई ऐसे, जैसे आप देखें ना PIA को इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया है तो ये समझें कि पाकिस्तान की जो बजट है उस पर बहुत ज़्यादा उसमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से पाकिस्तान स्टील मिल को भी करना चाहिए, पाकिस्तान रेलवे को भी करना चाहिए और उन तमाम SOEs को या तो रीस्ट्रक्चर करें या उनको प्राइवेटाइज़ करें जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो मतलब प्रोडक्टिविटी तो पहली चीज़ है ना कि वहाँ पे
गवर्नमेंट का बजट जो है ना वो डेफिसिट में कम से कम हो। ये नहीं है कि एट द कॉस्ट वो वाइट एलिफेंट तो ना हो, वो कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को थोड़ा सा वेलफेयर ओरिएंटेड भी होना पड़ता है। लेकिन उसमें जो अभी आप बात कर रहे थे आईएमएफ की, तो आईएमएफ इस चीज़ पे वो कहता है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम। तो वो उन्होंने आपने जैसे बताया कि वो सब्सिडीज़ को कहते हैं कम करें, बिल्कुल, क्योंकि जब आपका बजट डेफिसिट में नहीं होगा या कम होगा तो फिर आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। इसी में सर वो एक और इम्पोर्टेंट बात भी करते हैं ना, जिसमें हमारी ही अपनी बेहतरी है कि एफबीआर को बेहतर बनाया जाए, हमारे टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए। हमारी टैक्स की बेस बहुत छोटी है और सैलरीड क्लास से ही हम टैक्स ले रहे हैं। इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है अगर हम आईएमएफ के रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं? देखें, ये आईएमएफ, मैंने शुरू में भी कहा कि आईएमएफ कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो आईएमएफ जो है वो आप ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, और उस जाहिर सी बात जिसने कर्जा दिया होता है वो ये चाहता है कि उसने कर्जा वापस कैसे लेना है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। वो यही चाहते हैं कि आप लोग इसको इन चीज़ इस मकसद के लिए ले रहे हैं उसी तरह से यूज़ करें, और फिर वो पूरा प्रोग्राम देते हैं कि आपने इस तरीके से वापस भी लेने हैं पैसे लोगों से। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कर्जा लेने की नौबत ही ना आए। अब वो कर्जा लेने की नौबत कब नहीं आएगी? जब हमें हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है ना वो बेहतर होगी। और टैक्स टू जीडीपी रेशो कब बेहतर होगी? जब जाहिर सी बात है कि हम अब एज ए पाकिस्तानी हम जो है वो टैक्स देंगे और हम टैक्स चोरी नहीं करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या टैक्स सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो पाकिस्तान जो हमारा एक इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में ये बताया जाता है कि अगर आप इन कवानीन को या असूलों को उन पर अमल कर लेंगे तो आपकी जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। और ये मतलब जो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स था एडम स्मिथ, उसने दिए थे। तो आप ये देखें कि 1776 की बातें जब से वो ये बातें की जा रही हैं, तो अगर उनमें से देखें तो एक पहला कैनन है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब आप देखें क्या आपका टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल है? बिल्कुल। अभी तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा उसमें से कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म की हैं, सिंपल किया है, एनआईसी बेस कर दिया। लेकिन अगर आप इससे पहले देखें तो उसके लिए टैक्स लॉयर्स हैं, टैक्स लॉयर्स रखते थे लोग, उसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते थे लोग, और इस वजह से भी लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे कि जी हमें तो टैक्स का फॉर्म ही समझ नहीं आता कैसे करना। एक और बड़ी वजह भी है ना सर टैक्स के ना पे करने की, लोग डरते भी हैं कि एक दफ़ा टैक्स के नेट में हम दाखिल हो गए उसके बाद फिर हमसे ही बार बार टैक्स। देखिए, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना बड़ा ज़रूरी है। लोगों को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि दिस इज़ आवर कंट्री, और अगर हम इस मुल्क के लिए, अगर हम इसके शहरी हैं, हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। हम ये तो क्लेम करते हैं कि इसने क्या दिया, लेकिन हमने क्या दिया, तो ये देखने की ज़रूरत है कि हम क्या दे रहे हैं इस मुल्क को। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें बीइंग द रेजिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के जो टैक्सेस हैं उनको पे करें, उसमें टैक्स चोरी ना करें। और हमारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, टैक्स की इनकन्वीनियंस की वजह से, और टैक्स के जो प्रॉब्लम और हैं, एफबीआर के जो इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से वो टैक्स नहीं दे पाते। कुछ लोग होते हैं जो कि टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन खास तौर पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो काम करने वाले एम्प्लॉयड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, वहाँ से हम उस सेक्टर से टैक्स ले लें। हमारी एग्रीकल्चर टैक्सेशन जो है ना वो कम है, तो वो, लेकिन उनके अपने मसाइल भी आप उनको देखें तो वो आपको कहेंगे जी हमारे पहले ही हमारे ऊपर बड़े मसाइल हैं, हमारे तो अखराजात सर्कल नहीं चल रहा और अखराजात पूरे नहीं होते हैं। दीगर हमें टैक्स के नेट में आप लाने की बातें कर रहे हैं, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे और इस पे मज़ीद भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और नए से नए मंसूबे के बारे में हमें आगाह करते रहते हैं। इस वक्त एक और नया मंसूबा स्टार्ट किया जा रहा है पार्क्स के हवाले से, उसकी क्या डिटेल है गौहर साहब, ये बताइएगा कि कोई नया पार्क बनाया जा रहा है मुल्तान वालों के लिए? बिल्कुल जी, मुल्तान में ऐसी चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। लाहौर में हम देखते हैं उसे तो बागों का शहर कहते हैं, वहाँ पर पार्क ही पार्क आपको मिलेंगे, बागात मिलेंगे। मुल्तान में इस चीज़ की कमी है। आप मेजर पार्क्स देखें तो वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ऐसे में अच्छी खबर ये है
कि मुल्तान में एक और नया और ख़ूबसूरत किस्म का पार्क जो है वो बनने जा रहा है। मुल्तान की न्यू शाह शम्स कॉलोनी है, MDA की हाउसिंग सोसाइटी है ये, नियर अबाउट मुमताज़ाबाद। और ये MDA ने इस सोसाइटी को बनाया था, लेकिन इसमें एक लैंड मौजूद थी मोहम्मदी ग्राउंड के नाम से, और ये 6 एकड़ पर मुहित एक लैंड थी। तो ये मुल्तान के लोगों की खुशकिस्मती है कि मुल्तान के जो कमिश्नर हैं आमिर करीम ख़ान, वो वहाँ से गुजर रहे थे रैंडमली, और उनके साथ DG MDA भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को पिछले दिनों वहाँ पर मुड़वाया और उन्होंने कहा इधर चलते हैं। जाते हुए उन्हें वो एक 6 एकड़ की लैंड नज़र आ गई, और वहाँ पर देखा तो चटियल मैदान था, बच्चे जो थे, नौजवान थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने नौजवान से डिस्कशन की, बातचीत की, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए इसका। उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ पे पार्क मौजूद नहीं है, तो आप ये अगर पार्क बना दें तो विद इन वीक के जो है उसको, इस मंसूबे को कमिश्नर मुल्तान की जानिब से अप्रूव किया गया, और नौजवानों से जो वादा किया था कमिश्नर मुल्तान की जानिब से, अब उसे पूरा करते हुए और उसका एक खूबसूरत 3D मॉडल जो है पार्क के हवाले से, मोहम्मदी ग्राउंड शाह शम्स पार्क के हवाले से, वो अप्रूव कर लिया गया है। और अप्रूव जो किया गया है उसमें हम देखते हैं एक खूबसूरत पार्क है जिसमें वॉकिंग ट्रैक भी है। तो आप भी अपने प्रोग्राम में बताते हैं यार वॉक किया करें, वॉक लोग किधर करें? बिल्कुल, मैं हमेशा ही मौजूद नहीं है। इंट्रोडक्शन में ये बात करता हूँ कि एक्सरसाइज करें, और तो मेरे प्रोड्यूसर साहब यही बात कहते हैं भाई किधर जाके वॉक करें। हाँ, कितने लोग हैं जो कंपनी गार्डन में जा सकते हैं? आपको नियरेस्ट स्पॉट पे जाना चाहिए। तो ऐसे में वहाँ पर जो वॉकिंग ट्रैक हैं वो भी बनाए जाएंगे, खूबसूरत ये किस्म का पार्क बनाया जाएगा। 2 एकड़ के ऊपर जो है मुहित इसकी पार्किंग भी रखी जाएगी, क्योंकि हमेशा से जो मुल्तान है वो पूरे जनूब पंजाब को लीड करता हुआ दिखाई देता है। और आगे जिस तरह से सूबों के हवाले से, नए प्रोविंसेस के हवाले से बात हो रही, तो मुल्तान उसमें सर-ए-फ़हरिस्त होगा। और उसमें आप देखते हैं कि मुल्तान के जो रोड्स हैं, ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उसी के मद्देनज़र रखते हुए अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि मुल्तान का आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा अहम रोल होगा। तो ऐसे में ये पार्क्स होंगे, ये भी तवज्जो का मरकज़ होंगे, लोगों ने यहाँ पर आना है तो 2 एकड़ की पार्किंग रखी जाएगी। कि पार्किंग के बड़े मसाइल होते हैं कि आप पार्क बना देते, पार्किंग नहीं होती, तो उसको प्रॉपर प्लान के साथ ये मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव कर लिया गया है, और आइंदा चंद दिनों में इसके ऊपर काम कर दिया जाएगा। मज़ीद भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत बात करते हैं, लेकिन एक हमारे कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। नाज़िम भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? गौहर अमान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मुल्तान पार्क बन रहा है, तो इस हवाले से मुझे भी याद आया कि हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने अतौला खान ईसा खैलवी को आप जानते हैं, मेरे कजन भी हैं, तो उनकी कोठी के साथ एक गवर्नमेंट प्लान किया था जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसमें पार्क भी जरूरी है। ये तहसील ईसा खैल शहर की बात कर रहा हूँ, हमारे ईसा खैल में कोई पार्क नहीं है, और जो ग्राउंड जो है वो प्राइवेट तौर पे वो भी हमारी फैमिली के लोग गेम्स कर रहे हैं। तो ना स्टेडियम है ना वहाँ पार्क है, तो मैं आपके चैनल के हवाले से ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि उसको जल्द अज जल्द तक पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। उसका काम क्यों रुका हुआ है, क्यों लोगों ने स्टे ली, और वो अतौला खान ईसा खैलवी की कोठी के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था। तो मौजूदा गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर और CM साहिबा जो है वो जरूर ईसा खैल में पार्क का आगाज करें और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आगाज करें, और ये शहर की बहुत अशद ज़रूरत है जी। शहर की बहुत अशद ज़रूरत है, इस पे गौर का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। बिल्कुल जी, इक्वल डेवलपमेंट पे यकीन रखना चाहिए। रमज़ान शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बेहतर आपको बता सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। आपने इस डिफरेंस को ख़त्म करना होता है कि आपने बड़े शहरों को डेवलप करने के साथ साथ छोटी जो तहसीलें हैं उनको भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल रखना होता है। जिस तरह से कॉलर ने कहा है, तो हम भी पंजाब हुकूमत से यही तवक्को रखते हैं कि जो मंसूबे बनाए गए पार्क्स के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से पहले ही कम है, और अगर उसमें किसी किस्म की रुकावट है, जिस तरह से कॉलर ने निशानदेही की, स्टे के मसाइल हैं, तो हुकूमत को इसको परसू करना चाहिए, हुकूमत को इसको ताकि ये परसू करना चाहिए, और ताकि ये मंसूबा जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। प्रोफेसर डॉक्टर रमज़ान शेख साहब, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इकॉनमी के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ दी इंचार्ज और आप कौन से काम पहले करना पसंद करेंगे जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी एक सही ट्रैक पर चली जाए और हम ये जो बूम और बस्ट के साइकिल हैं इससे निकल जाएँ? देखें, ये इस तरह से नहीं होता कि पहले कौन से काम किए जाएं। ये चीज़ें होती हैं कि आप पहले अपने पॉइंट आउट करते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं, और उन इश्यूज़ के हवाले से फिर पॉलिसीज़ डिवाइस की जाती हैं, और उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आज आपने एक चीज़ कही, ये कोई मिरेकल नहीं है
कि आप ये कहेंगे और ये अगले साल हो जाएगा, ये इट टेक्स टाइम कि यानी अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को देखें कि वो जिस तरह डेवलप हुए हैं तो उसमें जो हम पढ़ते हैं तो उसमें 20 से 25 साल मिनिमम रिक्वायर्ड हैं कॉन्टीन्यूसली। अगर आप पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अगर इस तरह से होगा कि एक गवर्नमेंट आ रही है फिर 2 साल चल के 3 साल चली जाएगी फिर आ जाएगी फिर चली, तो हर बंदा अपना एक रेसिपी लेके आता है और फिर उसको कुक कभी हुई नहीं होती, फिर उसके बाद वो चला जाता है। कंटिन्यूएशन तो पॉलिसी बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ साथ जैसे आप बात करें वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ रहे। बड़ा ही आसान अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश की कि इस वक्त हमारे मुल्क की इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। गौहर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तो जब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत कुछ नया सीखने के लिए होता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक नया टॉपिक होंगे और एक नए गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान की इकॉनमी पे इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे और इसी के साथ साथ हमने मुल्तान में होने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है लीडरशिप के हवाले से। आजकल हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हम अपने सारे डिसीजंस जो हैं वो AI से लेते हैं। हमें कोई भी छोटा सा मसला हो, ख़ास वो ये भी हो कि हमने कौन सी ड्रिंक पीनी है, हमें दिन में कितने गिलास पानी पीने चाहिए, तो बजाय इसके कि हम डॉक्टर से पूछें, हम वो डिसीजन सारे छोटे से छोटे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के डिसीजन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ले रहे होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? हमारी यूथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ क्यों कम होती जा रही हैं? हम क्यों अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकते? इसी के साथ साथ पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं लीडरशिप स्किल्स पैदा करने में? तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ कौसर साहिबा, जो कि एक मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कैसी हैं मैम आप? ठीक है, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली रज़ा मलिक साहब, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इनसे हमने बात करनी है फैटी लिवर के हवाले से। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर और रात को जो 12 साढ़े 12 बजे एक बेल बजती है, हमारे घर में खाना आता है, हम खा के फिर सो जाते हैं। ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना उसको हज़म करने की कोई कोशिश करते हैं और काउच पोटैटोज़ बन के रह गए हैं। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, तो इसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। अब ये फैटी लिवर कितनी इकसाम का है, किस तरह होता है, कौन से सिम्टम्स हैं और किस तरह इनको ट्रीट किया जा सकता है, तो इस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर, मैं आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगा। आजकल हमारी यूथ के ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बड़े चेंज हो चुके हैं। जैसे मैंने बात की, हम लोग तो बड़ा इन्जॉय करते हैं बाहर दोस्तों के साथ गपशप लगाना, खाना पीना करना। सर्दियों में तो वैसे ही मुल्तानी तो इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हमें फैटी लिवर हो जाता है। ये क्या है फैटी लिवर, किस तरह की बीमारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो फैटी लिवर है ना, ये हमारा लीडिंग काज है इस वक्त जिगर के सुकड़ने का, जिसको हम लिवर सिरोसिस कह रहे हैं आजकल। और लिवर सिरोसिस जो है, जब ये हो जाती है तो जिगर आपका ख़त्म हो जाता है किस्म, ठीक है। आपको फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, पेट में पानी पड़ जाता है, खून की उल्टियाँ और SCC यानी कि कैंसर हो जाता है, जिगर का सुरता। पिछले दौर में आज से 10 साल पहले चले जाएं आप, तो हेपेटाइटिस B और C को आप लेते थे कि ये आपके जिगर के सुकड़ने की वजह थी और खून की। मौजूदा जो लेटेस्ट आपकी भी डाटा है उसके मुताबिक कि फैटी लिवर जो है ये आपका मेजर काज है इसका, आपके जिगर के सुकड़ने का। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो एक हमें WHO या हमारी जो गाइडलाइंस बताती हैं कि जी 30 to 35% लोगों में फैटी लिवर है ओवरऑल। लेकिन जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मुल्तान में रहमान मेडिकल कम्प्लेक्स में, हम यहाँ पे जो पेशेंट देखते हैं 100 में से आउट ऑफ 90% लोगों में फैटी लिवर। 90% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो आपके क्लिनिक तक आ रहे हैं, जो मेरे क्लिनिक तक आ रहे हैं। अच्छा, उसमें ये लाजमी नहीं है कि वो मोटापे वाले लोगों में ही फैटी लिवर है। इवन स्लिम स्मार्ट लोगों में भी फैटी लिवर हम जब देखते हैं तो वो आता है। इसमें भी 2-3 मिथ्स हैं कि फैटी लिवर बेसिकली, जो कुछ लोग डर जाते हैं कि फैटी लिवर हो गया अब क्या करें, ठीक है, और कुछ लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं कि यार कोई मसला नहीं, फैटी लिवर है ठीक है। इसमें दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर है
तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ अच्छा, ये फैटी लीवर को अगर हम बड़े आसान अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो इस तरह इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये क्या बीमारी है, अगर इसको बड़ा लेमैन टर्म्स में समझाना ताकि लोगों को पता भी चल सके कि कहीं हमारे अंदर है तो नहीं, हमें है तो नहीं फैटी लीवर। अच्छा, ये देखें, ये जो आपको एक मैं सिंपल लफ्ज़ में समझाता हूँ कि फैटी लीवर की कोई सिम्टम साइन किसी को नहीं आते। अच्छा, नहीं वो जो आंखें पीले होना शुरू हो जाती हैं, जॉन्डिस, वो एक हेपेटाइटिस है, वो यरकान है। ओके। वो यरकान की किस्म है। आंखें पीली होना, पेशाब पीला आना, उल्टियाँ, और आपका वो जिगर की सोजिश है, हेपेटाइटिस उसको कहते हैं। ओके ओके ओके। वो एक अलग चीज़ है। फैटी लीवर जो है ये एक अलग चीज़ है। फैटी लीवर में आपकी फैट पूरी जिगर के ऊपर जम जाती है। ओके, ठीक है। वो क्यों जमती है? जब आप एक्स्ट्रा इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि एक डायबिटिक पेशेंट अगर होगा शुगर वाला, उसमें फैटी लीवर 100 आउट ऑफ 100% होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है। अगर उसकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। मतलब आपकी शुगर जो है उसका काम है कि आपकी जो जिगर से जो आप मीठा लेते हैं इसको आपके मसल्स वगैरह में, जब आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है तो वो जो एक्स्ट्रा मीठा जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, वो आपकी शुगर इंसुलिन उतनी है नहीं जितना आपको वो कवर कर सके। बॉडी ने इंसुलिन बनाना ही कम कर दिया क्योंकि आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे खाने को, आप उसको वर्कआउट ही नहीं ना कर रहे उसको जिस चीज़ करना है। तो वो क्या करता है, वो आपका लीवर उसको स्टोर करता रहता है। अब वो जो चीज़ स्टोर करता है वो फैट में कन्वर्ट होती है। अब वो फैट होती है ना, वो आगे जाके उसमें वो ऑक्सीडेशन यानी उसमें ब्रेक डाउन होती है, तो जिगर आपका ख़राब होना शुरू होता है। बेसिकली आम ज़बान में समझी जाए तो ये एक जिगर की सोजिश से आप इसको मैच कर सकते हैं कि ये जिगर के ऊपर फैट आ गया, इसका मतलब है आपका जिगर ख़राब होने की अलामत शुरू हो गई है। लोगों को इसको बड़ा सीरियस लेना होगा। ठीक है। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आवाम से कि आप इसको बड़ा सीरियस लें। और जिसके ये ऐसा मर्ज है जिसके कोई सिम्टम्स भी नहीं और अचानक एक एक्सट्रीम स्टेज पे जाके आपको पता चलेगा। एग्जैक्टली। ये आपको बेसिकली हेपेटाइटिस जो है ना, जो इसको अक्यूट होता है ना, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, आंखें पीली होना, पेशाब आना, पीला पेशाब, उसका तो पता चल गया कि हेपेटाइटिस हो गया। वो एक अक्यूट सिम्टम है, वो ठीक हो जाता है। ये जो वैसे हेपेटाइटिस यरकान होता है या फैटी लिवर है, ये आपको कुछ नहीं करता। ये आपको जब आप लॉन्ग टर्म आप जाते हैं ना 5, 7, 10 साल तक, तब जब आपको एक ही दफ़ा पता चलता है, जब आपके पेट में पानी पड़ता है या खून की उल्टियाँ आती हैं, कि ये आपको एक तो फिर इसकी इकसाम बता दें, कितनी इकसाम हैं, और फिर हम जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है, तो हमें पता कैसे चलेगा? कोई टेस्ट है जिसको हमें वक्तन फ़वक्तन करवाने की ज़रूरत है? बिल्कुल एग्जैक्टली। कि इसकी जो इकसाम है ना, वो आप समझें कि सिंपल यही है कि फैटी लीवर जो है ना, इसको हमें 5 कैटेगरीज में हमारे पास वैसे जो किया है ना, हमारी यूरोपियन सोसाइटी है लिवर डिजीज, उन्होंने उसमें है कि फैटी लीवर एक तो आम फैटी लीवर हो जाता है। ओके। ठीक है। जिसको हम आजकल मैफल्ड कहते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर, यानी कि पेशेंट को या किसी बंदे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब उसको कोई डायबिटीज़ वगैरह है या उसका वेस्ट ज़्यादा है, उसको मोटापा है, ठीक है, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको हो गया, जो कि हमारे पाकिस्तान में है मैफल्ड। एक है शराब पीने के साथ, ओके, अल्कोहलिक इंड्यूस फैटी लीवर, वो अल्कोहल के साथ होती है। और एक आ जाती है इसको मिक्स, कि जब आप अल्कोहल भी पी रहे हैं और आप मोटापा भी है और आपको वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, शुगर वगैरह सब कुछ उसमें मिक्स आ जाती है। चौथी इसकी किस्म है कोई दवाइयों वगैरह से, जिसको हम कोई दवाइयाँ वगैरह कोई खाते हैं जिसके साथ ये हो जाता है। ओके। और 5वीं किस्म है जिसको हम क्रिप्टोजेनिक, जिसमें कोई भी नहीं है, यानी कि इनमें कोई भी रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही बंदे को फैटी लीवर हो गया। इसमें अब एक तो कोई भी रीज़न नहीं है, ये तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से है और इसका फिर मुकाबला फिर अल्लाह ताला से दुआओं के साथ ही किया जा सकता है। दूसरा अभी ये जो आपने दवाइयों के हवाले से बात की, हम जो एक तो नीम हकीम ख़तरा जान खुद उनके पास भी चले जाते हैं, वो भी हमें ड्रिप्स लगा देंगे, कोई इस तरह की एंटीबायोटिक्स दे देंगे। दूसरा हमें आजकल सीजनल इन्फ्लुएंजा का दौर है ना, हम लोग जाएंगे सर हमें दे दें कोई दवाइयाँ, उन्होंने भी एक रटे हुए होते हैं, हमने सर एक फना एंटीबायोटिक दे दें, हमें हो जाएगा। तो इस तरह की दवाइयों से भी तो नुकसान हो सकता है। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा रोशनी डालिए। हाँ, ये जो दवाइयाँ हैं ना, जब हम किसी के पास जाते हैं ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि मरीज कहता है सर जी वो टीका लगवाया था, वो ठीक हो गया, ठीक है, और आप से दवाई खत्म नहीं। वो जो टीका लगाते हैं ना, वो स्टीरॉइड का टीका लगाते हैं। ओह अच्छा, ठीक है। वो स्टीरॉइड का जो काम है वो आपको इमीडिएटली रिलीफ तो दे देता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। सर एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका अगर आप इजाज़त दें तो सवाल मैं ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल कीजिएगा। जी सर, मैं नाम अब्दुल कुद्दूस है, मुझे अटैक हुआ था 6 दिसंबर को, ठीक है, 2025 में। हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है।
हाँ, तो मैं दवाई खा रहा हूँ तो मुझे बवासीर की शिकायत हो गई। डॉक्टर साहब कोई अगर मशवरा दे दें, वैसे तो अताई से दवाई नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनसे लेना चाहें तो प्लीज़ ले लीजिएगा, या अगर जी, कोई मैं जनरल सुन रहा हूँ गाइडलाइंस आपका अगर आप प्रोग्राम। दें तो प्लीज़। अच्छा, खून आपको पखाने में खून आ रहा है? जी जी, आ रहा है, आ रहा है। पखाने में खून आ रहा है, अच्छा रोजाना आता है? हाँ, रोजाना आता है, मतलब थोड़ी सी वो कब्जी भी हो जाती है, 24 घंटे बाद आता है, पर पखाना आता है तो उसके साथ आता है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको इसका आंसर देता हूँ कि इसको इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि जी। ये दवाइयाँ खा रहे हैं दिल के अटैक की, और उसमें ना खून पतला हो जाता है। जी। ठीक है, और जिस बंदे को पहले ही ऑलरेडी कब्ज़ वगैरह हो और उसमें बवासीर हो जाता है, कब्ज़ एक मेन चीज़ है जिसके बाद बवासीर होती है, तो पेशेंट में वो ब्लीडिंग आना होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा के लोगों की हैबिट्स ऐसी बन गई है, कब्ज़ होती है, कब्ज़ के बाद वो ना ये हो जाता है। जी। जब ये क्योंकि दिल की अटैक हुआ है, दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसमें और ब्लीडिंग के चांसेस हैं। इसकी एक लेटेस्ट टेक्निक आई हुई है, रबर बैंड टेक्निक जिसको हम कहते हैं। वो रबर बैंड ये होता है कि हमारे पास बैंड्स होते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, किसी किस्म की जलने की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, हेमराइड के लिए कुछ भी नहीं करना। आप हमारे पास आएँ, हम आपको सिर्फ 4 से 5 बैंड चढ़ा देंगे। ठीक है, कोलोनोस्कोपी होता है, कैमरा, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर है। ऐसे ओपीडी प्रोसीजर इसको कहते हैं कि पेशेंट को लिटाएंगे, लिटा के 5 से 7 मिनट में उसके हम कोलोनोस्कोपी में बैंड लगे होते हैं, उसके ज़रिए हम ये हेमराइड पे बैंड लगा देते हैं। ठीक है, विद इन 1 to 2 डेज वो बैंड भी उतर जाते हैं और हेमराइड बिल्कुल ठीक इसके हो ऊपर जाता है। कोई क्रीम की भी एप्लीकेशन करनी पड़ती है पेशेंट को? देखें, वो एक वो जिसको कहते नहीं है कि एक देसी टोटका, आप आम जबान में समझिए कि जब तक आप ये इसकी इलाज नहीं करवाते ना हेमराइड्स का, ठीक है, तब तक आप कभी कोई दवाई खा लेते हैं, कभी कोई क्रीम लगा लेते हैं, मगर वो चीज़ इसका परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, आपने इसके परमानेंट इलाज की तरफ अगर जाना है ना, कि आप चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता ये एक डेंजरस डिजीज़ है, क्योंकि हमने पेशेंट देखे हैं जो कि 4 HB पे है, और जो जिसको दिल का मसला है ऑलरेडी, उसके लिए तो 9 HB से नीचे बड़ा खतरनाक चीज़ काम हो जाती है। ठीक तो है, आपके लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। कॉलर साहब जो आप चाह रहे थे कि आपका जवाब आपको मिल जाए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब मिल गया होगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी है, अगर आप इससे भी मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं अपने करीबी किसी डॉक्टर से, या डॉक्टर साहब भी इसको कर रहे हैं, मुल्तान में भी किया जा रहा है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब आपको मिलेगा। सर, इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो टेक्निक है, नई टेक्निक है, लोग अपना हेमरॉइड्स को बड़ा, क्योंकि सर्जिकली भी मैं खुद पेशेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने इसको रिमूव कराया, लेकिन ये रेकरेंट है, बार बार हो जाता है हेमरॉइड्स, तो इस टेक्निक से ये ख़त्म हो जाता है? यस, ये क्योंकि रेकरेंट, आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा है, ये हमारी आवाम को पता, वो समझते हैं कि ये हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। देखें, अगर आपकी हैबिट्स जो है ना, सारा डिपेंड करता है हैबिट्स पे। अगर आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है तो ये आपको बार बार होगा। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी, इवन आपने सर्जरी भी करवा ली है, तो ये आपको फिर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये वेन्स है आपकी जो फूल जाती हैं, जब आप प्रेशर डालते हैं तो फूल जाती हैं। आपको अपनी हैबिट्स में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, कब्ज़ आपको नहीं होने देनी। आपकी स्पाइसी चीज़ें, ये जो मिर्च मसाले हम बहुत तेज़ खाते हैं और बाहर से जो, इसकी वजह से ये बार बार होता है। तो जब आपका ये एक दफ़ा ट्रीट हो गया, जब आपने इसकी सर्जरी करा ली, देखें अब सर्जरी तो बाद की बात आ जाती है, 3rd डिग्री 4th डिग्री पे आपने जाके करवानी है। अब आप देखिए 1st 2nd डिग्री पे आपके पास एक लेटेस्ट टेक्निक है जो मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो 5 मिनट का प्रोसीजर है, कोलोनोस्कोपी के साथ हम उस पर बैंड लगा के कर देते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। जब ये ख़त्म हो जाए तो आपने अपनी हैबिट्स को ठीक करना है, आपको दोबारा ये कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब यूजुअली लोग ना, जैसे सर्जरी का सुनेंगे या ये जो ओपीडी का आपने बात की, कोलोनोस्कोपी को लेके कैमरास की अब इसमें आ गया है, तो लोगों के ना रेड फ्लैग्स अलर्ट हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत ही महंगा होगा कुछ, तो इसकी कितनी प्राइस है, ज़रा ये बता दीजिएगा। इज़ इट एक्सपेंसिव? देखिए, ये इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, सर्जरी जो है वो तो एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ये जो एक सिंपल ओपीडी का प्रोसीजर है, ये आप समझ लें कि जितने के आम कोलोनोस्कोपी की प्राइस होती है ना, उतने में ही ये हो जाता है, उतने में ही हो जाता है तकरीबन। वैसे अंदाज़न अगर आप बता सकें? ये तकरीबन आप देखें 16 से 20 हज़ार की रेंज में ये पूरा प्रोसीजर है। 16 से 20 हज़ार की रेंज में अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ है जो पाइल्स है, हेमरॉइड्स हैं, जिसका इलाज करवाने की ज़रूरत है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 और इसका डॉक्टर ने तय करना है कि आपको आगे क्या किया जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम हेमोरॉइड्स के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा मौजू है फैटी लिवर, उस पर मज़ीद भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमने जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीडरशिप पर बात करनी है, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर ये जो हमारे लीडरशिप की कमी आती जा रही है, क्या इसका कसूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सही तरह से तरबियत नहीं कर पा रहे। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर हफीज़ कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये बताइएगा कि ये लीडरशिप और बच्चों का क्या ताल्लुक है, बच्चों में किस तरह लीडरशिप पैदा की जा सकती है? पहले तो मैं चाहूँगा कि ये ख़ास तौर पर लिंक करें बच्चों के साथ लीडरशिप को, और इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी ज़रूर। लीडरशिप तो पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला है और ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो आपने किया स्टार्ट में। देखिए, लीडरशिप हम समझते हैं, हम कन्फाइन कर लेते हैं कि जी किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, हमने हुक्म देना है और हमने किसी को अपने पीछे चलाना है। ये कंसेप्ट लीडरशिप का रॉन्ग है, ठीक है, जो कि हमारी पूरी नेशन में पाए जा रहे हैं। जब हम इसको आते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जब लीडरशिप की हुई नहीं बचपन से हमें लीडर बनाया नहीं गया। लीडर बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर जनरेट करनी है। हमें बताना है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल ऑफ दिस सोसाइटी, ओके, और आपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, आपने दूसरों की राय को, दूसरों के ओपिनियन को वैल्यू करना है, उनको अपने डिसीजंस में कोलैबोरेट करना है, उन सब को साथ लेके चलना है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हमारे अंदर अराइज होती है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपके अंदर जब ये शऊरी कोशिश हमारे माशरे में नहीं होती, हमारे बच्चों में, तो वो एक लीडरशिप का कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। अब यही इंडिविजुअल जब बड़े होते हैं, ज़ाहिर बात है, तो वो उसी लीडरशिप के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। लेकिन हमें बच्चों में ये बहुत अवेयरनेस करनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डिसीजंस करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं और उसको फिर आप रिकग्नाइज़ करें कि दैट इज़ योर डिसीजन, और अगर उसके जो भी कंसीक्वेंसेस हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो आपके अपने हैं, आप उसको ओन कीजिए, आप ब्लेम गेम के आदी मत बनिए। ठीक है। अच्छा मैम, जैसे अभी आप बात करें कि फ़ैसला साज़ी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब छोटी एज से ही सिखाने की ज़रूरत है। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, मुझे आपका बच्चों से ताल्लुक़ रहता है। आजकल के बच्चों में अगर मवाज़ना करें, हम तो कहते हैं जेन ज़ीज़ मिलेनियल्स की गलतियों से सीख के बड़े हो रहे हैं और वो वाली गलतियाँ नहीं दोहरा रहे जो हमने की थी। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या ये लीडरशिप की क्वालिटी इनमें कमी है या ये बेहतर है? हम ये समझ रहे हैं, हमारा ये कंसेप्ट आ रहा है कि जेन ज़ी जो है ना बहुत अवेयर है चीज़ों से, लेकिन आप देखें जेन ज़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो अभी फ़िलहाल शायद नोटिस नहीं की जा रही, बट आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये जेन ज़ी जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे होंगे। इनके अंदर सबसे बड़ी बात जो है पेशेंस नहीं है। ये जो तेज़ी से स्क्रॉल करने की आदत है, इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप ही नहीं होने दे रही, पेशेंस इनके अंदर क्रिएट नहीं हो रहा। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है कि एवरी सेकेंड मोमेंट इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग एंड विद दैट दे आर चेंजिंग, और वो नई सी नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो वो किसी भी चीज़ पे सस्टेन नहीं करते, किसी भी डिसीजन को बहुत देर तक जो है ना उसके बारे में सोचते नहीं है। बहुत जल्दबाजी है इनके अंदर, बहुत बेसब्रापन है, बहुत क्विकनेस है। अभी तो लग रहा है कि ये बहुत जो है ना एडवांस जा रहे हैं, लेकिन मैं एज ए माहिर तालीम जब इस चीज़ों को देखती हूँ और अपने बच्चों को भी अपने माशरे में जब हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में जो है, ये जो जनरेशन जब डेवलप होगी और हमारा जो फ्यूचर है इनके हाथों में है, और ये अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा लेके चलें, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी जो कि उस वक्त जाके माहिरीन तालीम को भी समझ में आएंगी और हमारा माशरा भी उस चीज़ को फेस करेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आप बात करिए ना कि बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करते हैं और हर पल इनको आदत होगी है चीप डोपामीन की, तो एक ये बताइएगा कि फिर इसका असर उनकी लीडरशिप स्किल्स पे पड़ रहा है और इसको फिर बेहतर किस तरह किया जा सकता है? उनकी लीडरशिप स्किल पे इस तरह से इनके पॉजिटिव असरात भी हैं, इनके सेम टाइम पे नेगेटिव असरात भी हैं। हम इनके पॉजिटिव असरात को अगर देखें, वो जब उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आ रही है तो उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, उनका नॉलेज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स अच्छा है, ठीक है, वो बहुत अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो ये कर रहे हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन को जो है ना एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं,
उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही, वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बना रहे हैं, वो हर चीज़ को एक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि जी ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी ऑल द वे एवरीवेयर दे हैव द फैसिलिटीज़। तो अब वो उन फैसिलिटीज़ को चूँकि उन्हें अर्न नहीं करना पड़ा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी आसानी से उन्हें मिल गई हैं, तो वो उसको वैल्यू करना नहीं जान रहे। वो मोबाइल फ़ोन जो हमें 18 साल की एज में जाके मिला था, उनको बचपन से ही मिल गया। बचपन में छोटे से बच्चे को मदर जो है वो पकड़ा देती है कि, या फादर पकड़ा देते हैं कि जी बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, तो उसको दे दिया गया। अब पेरेंट्स ने ये नहीं देखा कि वो जो है बच्चा जो है वो जो फैमिली टाइम है उसने उसका लॉस किया। अब फैमिली टाइम का जब उसने लॉस किया तो उसने वो फैमिली वैल्यूज़ को भी गेन नहीं किया, वो तो जस्ट उस डिजिटल वर्ल्ड में आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया। अब डिजिटल वर्ल्ड जो है आपका माइंडसेट डेवलप कर रही है, ग्रूम कर रही है, बच्चा तो उसी के हिसाब से होगा। जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो फिर माशरे में आएगा तो वो जाहिरी बात है वो उसी तरह की चीज़ों को लेके चलेगा जो उसने सीखी है। तो लीडरशिप के ये कदरे हम माइनस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत तेज़ी से वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वैलिड किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट बात इसी सूरत में कंट्रोलेबल रहेगी कि वो बच्चे जो है ना एक गाइडेड कंट्रोल्ड किस्म के एनवायरनमेंट में इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे अभी आप बात कर रही हैं ज़्यादातर हम मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि 5 साल तक तो हम स्कूल नहीं जा रहा ना बच्चा, तो उस एज में क्या जिम्मेदारी है पेरेंट्स की, उसके बाद फिर टीचर्स की क्या जिम्मेदारी, आप जैसे असातिज़ा की क्या जिम्मेदारी है? पेरेंट्स तो मैं समझती हूँ गेम चेंजर है, ठीक है ना। पेरेंट्स ने जो एक छोटा सा बच्चा है और जो उसके माइंड पे जो उसने जो भी डिजिटल वर्ल्ड के जो फिंगरप्रिंट्स नक्श हो गए वो लेकर स्कूल में आएगा, फिर उसी को लेके वो आगे बढ़ेगा। तो पेरेंट्स जो है उनका तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। पेरेंट्स जो है वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया बच्चों की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। सोशल मीडिया को बच्चों की ज़िंदगी में इस तरह से इंटीग्रेट किया जाए कि वो सारी चीज़ें जो वो बच्चा ऐसे स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्टेज कर रहा है उसको एक कन्फाइंड किस्म का एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर दें। पेरेंट्स उसको अच्छी सी स्टोरी सिलेक्ट करके दें, वो उसी टाइम को जो उसका स्क्रीन टाइम वो स्पेंड करना चाहता है वो उसको फिक्स कर दें कि वो स्क्रीन टाइम भी स्पेंड करे, बच्चा भी अब हैप्पी है। और पेरेंट्स उसके बाद उनसे पूछें कि इसमें आपने जो कैरेक्टर्स देखे हैं उनकी अच्छी बातें क्या थी, सही, और जो बुरे कैरेक्टर्स देखे वो बुरे क्यों हैं। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, बच्चे के अंदर एक सोच डेवलप हो रही है कि दिस इज़ समथिंग गुड एंड दिस इज़ समथिंग बैड। गुड एंड बैड नॉर्म्स का कंसेप्ट उसका तभी से डेवलप होगा ना। ऐसे तो आप उसे दे दें तो उसने देख के छोड़ दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप उसको दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। मैं बिल्कुल नहीं समझती कि स्कूल्स एंड पेरेंट्स को जो है ना सोशल मीडिया नहीं, मैं बिल्कुल इसके नहीं करती हूँ। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव वे में दिखाएं और एक फिक्स टाइम में दिखाएं। जी, आप उस पर अगर बंद कर देंगे तो बच्चे ने बाहर के माशरे में जब जाना है तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जनरेट होंगे, उसके अंदर एक बगावत होगी पेरेंट्स के लिए भी कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट नहीं करें। आप उसे एक मखसूस टाइम में फैसिलिटेट करें बट गाइड करें। और अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो बाहर उसको पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या कुछ देख के आएगा। और आप उसके साथ बैठ के उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उससे पूछें, उसकी वैल्यूज़ उससे डिस्कस करें, उसको साइबर बुलिंग के बारे में अवेयरनेस दें, उसको ये बताएं कि आप क्या चीज़ कर सकते हो, आपका ज़िम्मेदार रवैया कैसे होना चाहिए, आप जो भी मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड क्या होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आजकल के माशरे में। एक रीसेंट रिसर्च मेरी कंप्लीट हुई है, वो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि हमारे इस टाइम 10 से 17 की एज ग्रुप का जो बच्चे हैं उसमें से 72% कोई ना कोई सोशल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टीन्स टीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से 62% बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए उस मेरे सर्वे के हिसाब से जो कि सेल्फ एंग्जाइटी का शिकार है। अच्छा, और ये सैंपल साइज क्या था इस रिसर्च का? इट वाज मतलब ये मैं चूँकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरी बहुत बड़ी रेंज है मेरे फॉलोअर्स की, तो मैंने सारों पे ये सर्वे किया तो ऑलमोस्ट, ठीक है ना।
तो ये एक बड़ी रेंज थी, मतलब इट इज इन मिलियंस यू कैन से, ठीक है, एक बड़ा डेटा और है। डेमोग्राफिक्स उसके क्या था, यही हमारा साउथ ये पंजाब, पाकिस्तान का, पंजाब, पाकिस्तान का, हाँ जी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ले रही थी, टीन्स को भी लिया और मैंने यंग ग्रोन अप लोगों को भी लिया। तो टीन्स की मैं इस टाइम, चूँकि हमारा टॉपिक टीन से रिलेटेड है, तो मैं इसी उस पर स्पेसिफिक बात कर रही हूँ कि वो 68% जो 2% जो है, ये एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है, जो हमारे 10 से 17 एज के बच्चे रिपोर्ट हुए कि वो एंग्जाइटी है। अच्छा, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरों के साथ, और जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया की लाइफ को बड़ा ब्राइट देख रहे हैं, बड़ा ग्लैमराइज देख रहे हैं, फिल्टर्ड और ये और सारी चीज़ें, तो उनकी एक परसेप्शन डेवलप हो रही है अपने बारे में कि दे आर लोअर देन अदर्स, तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है। तो वो घरों में जो एक पुरसकून माहौल होना चाहिए था, वो हमारा माहौल इंतशार की तरफ जा रहा है। पेरेंट्स को वो जो है ना क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टनेस थोड़ी कम होती जा रही है। उस एक्सेप्टनेस की तो मैं समझती हूँ एक रीज़न ये भी है कि पेरेंट का जो टाइम था, जो उसने स्पेंड करना था, वो स्पेंड नहीं कर रहा, वो टाइम डिजिटल मीडिया के साथ बच्चा स्पेंड कर रहा है। वो डिजिटल मीडिया के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है, बजाय इसके कि वो जो पेरेंट्स के बारे में हम कहा जाता था कि पेरेंट्स हमारे दोस्त हैं और हमने उनके साथ ही अपनी हर चीज़ को शेयर करना है, ख़ास तौर पर हमारी वो जो अर्ली एज है, इस सारी चीज़ों का बेहतर भी तो हमने करना है ना। इसके हल की तरफ हम चलेंगे, इससे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर आज हम तफसीलन गुफ्तगू कर रहे हैं वो है फैटी लिवर, जिसमें सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा तफसील बताया कि ये खामोश बीमारी है, अगर इसका इलाज बर वक्त ना कराया जाए तो ये लिवर फेलियर की तरफ लेके जा सकती है, जो कि फिर मौत का सबब बन सकता है। तो इसको अब हमने तशख़ीस किस तरह करनी है, कौन से बुनियादी टेस्ट हैं जो करवाए जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर ये खामोश बीमारी है जिसके कोई सिम्टम्स भी नहीं है और हमें पता नहीं चल रहा, तो फिर हमें इसका पता किस तरह चलाया जा सकता है, क्योंकि हमें तो कोई बीमारी होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तभी हम कोई टेस्ट करवाएंगे। देखिए, मैं ना एक चीज़ यहाँ पे सबको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बल्कि कि हर वो बंदा जो डायबिटिक है, हर वो बंदा जिसका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, हर वो बंदा जिसकी वेस्ट का साइज़ 34 से ज़्यादा है, ठीक, मेल के लिए, ठीक है, और फीमेल के लिए 30, ठीक है, हर वो बंदा जिसको कोई थायराइड की या हाइपरटेंशन की बीमारी है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने कुछ स्पेसिफाई कर दी हैं। इन लोगों को मैंडेटरी है कि वो अपना एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ वो अपना HbA1c लेवल चेक करवाएं, जिसको हम शुगर का कहते हैं कि 3 महीने का कंट्रोल हमने देखना, ठीक है। और उनको जिगर के टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, LFT आम से, तो वो एक दफ़ा करवाएं, ठीक है। LFT करवाएं, CBC करवाएं, CBC और ये अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसके बाद फिर बेसिकली ये 3 टेस्ट हैं आपके, और आपने अपनी शुगर का चेकअप करवाना है। इसके बाद आपने अपना अल्ट्रासाउंड जब आप करवाते हैं तो उसमें फैटी लीवर आता है, तो आपने इसमें पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि फैटी लीवर इज़ नॉट अ बिग डील इन दीज डेज। इट्स ओनली बिग डील फॉर दोज जो कि अपना वेट को मैनेज नहीं कर पाते, जो अपनी डाइट हैबिट्स को मैनेज नहीं कर पाते। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू ट्रीट। डॉक्टर साहब वेट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो BMI की बात की जाती है, बॉडी मास इंडेक्स की, तो अगर उसको कैलकुलेट कर लिया जाए और उस हवाले से अगर इंसान को अंदाज़ा हो जाए कि हाँ मेरा BMI ठीक है, तो फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। देखें, इंसान को ना कैलकुलेशन जो हमारी है ना BMI की, वो एक नॉर्मली जो है वो 18.1 से लेकर आप 24 तक है, जो कि नॉर्मल BMI सबसे होता है। एशियंस में वो कहते हैं थोड़ा सा कम कर लें, 23.5 तक कर लें। अच्छा, ठीक है, तो वो अगर आपका इससे BMI ज़्यादा है तो आपने मस्ट करवा के देख लेना एक दफ़ा, क्योंकि खामोश कातिल है ना ये, आपको बता रहे हैं। अच्छा, फिर इसकी आपने डायग्नोसिस की जिस तरह आपने बात की है, तो इसकी डायग्नोसिस जस्ट फैटी लीवर पे आपको देगा। उसके अलावा आपके जो दूर के इलाके हैं, मतलब हमारे जो भी पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पे कहीं भी फाइबर स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं है, सिर्फ मुल्तान में मौजूद है, जिससे हम देखते हैं कि जिगर में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही, खुदा न खास्ता। ठीक है, अगर फाइब्रोसिस है जिगर में आ जाती तो आपने तो इसको फ़ौरन ट्रीट कराना है। ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छी है, आजकल मौजूद है, लेकिन उसकी सबसे बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है ना, मैं 1 पॉइंट एजेंडे पे इसको बात करना चाहूँ, वो है वेट रिडक्शन। ठीक है,
फॉर ओबेसिटी, फॉर जिनका BMI ज़्यादा है और जिनकी ये है शुगर है, जो कि ओवरवेट है, वो जस्ट अपना 10% ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है, वो रिड्यूस कर लें, उनका फैटी लीवर 100 आउट ऑफ 100% वो रिजॉल्व होता है। अच्छा, जब भी हम ये बात करते हैं ना इसके हवाले से, जब भी हम अपने किसी डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो एंड में बात यही होती है कि आप अगर वज़न अपना कम करना शुरू कर देंगे तो तकरीबन तमाम बीमारियां उनसे आप बच सकते हैं अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका सवाल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। हम आज़िम, आपने आज अच्छे 2 प्रोग्राम्स को चूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डॉक्टर अली रजा भाई तशरीफ रखते हैं जी। फैटी लीवर के हवाले से मैं ये कहूंगा कि मेरे अपने 2 बेटे माशाल्लाह बड़े तो लॉयर हैं, वकील हैं, और दूसरे भी माशाल्लाह 30 पे हैं। तो इनको अक्सर मैंने मना किया है कि बेटा ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स है और जंक फूड है ये कम इस्तेमाल किया करें। और वो एक हैबिट बन गई है बच्चों की, स्पोर्ट्स गेम्स भी नहीं करते। इस सिलसिले में मैं ये चाहूंगा कि एक तो उनको उसका अल्टरनेट क्या तजवीज़ आप करेंगे कि वो इससे बचें, और गेम्स भी मस्ट हैं। तो उनको भी इस यंग एज में, क्योंकि लापरवाही होती है, चेक कराना चाहिए। और नॉर्मली वेट बढ़ जाता है, मेरा अपना वेट भी, बट आई एम फीलिंग कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और कोई वॉक वगैरह मैं कर लेता हूँ कभी कभी जब भी मौका मिलता है। तो क्या इसकी जो सिम्टम्स हैं जी, वो कौन सी डाइट जो आप यूज करते हो उसको कम से कम रखा जाए ताकि आपके ये अलामात जो हैं वो जाहिर ना हो। एक तो ये सवाल। दूसरा, जो डॉक्टर साहबा तालीम के हवाले से कह रही हैं, उससे भी मैं सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल पे बैन लगाना चाहिए और पेरेंट्स को भी कहना चाहिए वो टीन एजर के बाद आए, क्योंकि जो मोबाइल में मेरे ख्याल में बयान भी नहीं किया जा सकता चैनल पे कि जितना गंद मोबाइल पे आ रहा है और यूथ जो है मेल और फीमेल दोनों, वो उससे बहुत खराब हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, जिस तरह आप कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ऐसे कोई ऐप वगैरह टीवी चैनल्स पे आप दिखाएं, वो भी करें कि वो उन चीजों से बच्चों को दूर रखें। और स्पेशली जब एडमिशन फॉर्म पेरेंट्स आए तो उसमें एक शिक होनी चाहिए कि भाई मोबाइल का इस्तेमाल घर में, पेरेंट्स वो बच्चा तंग करता है उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। ठीक। तो इस सिलसिले में कोई पॉलिसी वाज़ा होनी चाहिए जी, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। इन चीज़ों से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया जी। आपके दोनों सवालों का जवाब हम लेते हैं। पहले डॉक्टर अली रज़ा साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पर डाइट समझना चाह रहे हैं कि उसमें किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होने चाहिए और एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है। यही मैं अभी आपको बताने लगा था कि इसके लिए जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों की जिक्र किया है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बहुत ज़्यादा और वो कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहे, हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली जितनी भी खुराक है, जितनी भी है, इसको कम करें। इसमें क्या आ जाता है आपके पास, इसमें जो हम मीठा जो हमारे पास है ना, जिसको हम शुगर कहते हैं, चीनी, ये वाइट पॉइजन के तौर पे इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि चीनी का इस्तेमाल जो है कम से कम करें। ठीक है, और जो एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है, उसमें आप इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, आप कोई मीठा नहीं लेते पूरा दिन, लेकिन अगर आप 2 बोतलें रोज़ाना की पी लेते हैं, वो आपके पूरे दिन के मीठे से बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपने एक तो उस चीज़ों को जब वैसे भी कार्ब्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं बॉडी के अंदर जाके, तो आप बहुत ज़्यादा शुगर दे रहे हैं, तो वो वही आके आपकी फैट में आके बन जा रहा है, और फैट की वजह से हो रहा है। आपने फैटी लीवर के लिए सिंपल और सिंपल आपने डेली फॉर 30 मिनट्स की आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, उसमें दोनों है, वेट ट्रेनिंग भी या कार्डियो? यस, कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग बोथ। 10 मिनट की आप कार्डियो कर लें, 10 से 15 मिनट, आप 20 मिनट की आपने वेट लिफ्टिंग, आपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से ज़्यादा बेहतरी आती है, ये अब लेटेस्ट स्टडीज़ इस बात पे आ चुकी हैं। आप 30 मिनट की डेली अपने ऊपर निकाल लें, अपना वेट रिड्यूस कर लें, अपनी एक्सरसाइज कर लें, आपका ऑलमोस्ट 90% आपका फैटी लीवर वैसे ही खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो 30 मिनट है ये मोर देन इनफ है? इसमें आप साइज़ भी थोड़ा सा बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी, गेन करना स्टार्ट कर देंगे? ये तो आपकी बॉडी शेप भी नॉर्मल आ जाएगी और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएंगी, आपकी हार्ट की डिजीज़ कंट्रोल हो जाएंगी। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि फैटी लीवर जो है उसकी वजह से अटैक जो है ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ना, दिल का मसले की वजह से इंसान मरता है। फैटी लीवर से वो कम होता है। जिसको फैटी लीवर है, इट डज नॉट मीन कि उसको सिर्फ फैटी लीवर है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है
उसको हार्ट का इशू भी होगा, उसको लिवर, उसको किडनी का इशू भी होगा, क्योंकि आर्टरीज और आपके जो वेन्स है उसके अंदर फैट्स की लेयर बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो आपने इसको एज ए सिंपल फैटी लिवर नहीं लेना। सिंपल सा इसका हल है, आप डेली अगर जो लोग ब्लैक टी अपना कॉफ़ी पी सकते हैं वो डेली 2 कप ऑफ कॉफ़ी पिए। दिस इज बेस्ट रिकमेंडेड आपका बेवरेज। इन्होंने पूछा ना कि बेवरेज उनको क्या है, पूछ रहे थे आप उनको उस पे लेके जाएं, कॉफ़ी पे लेके जाएं, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड मिल्क। अगर वो शुगर अगर वो नहीं पी सकते तो चले कम से कम दूध उनको लो फैट वाला आप उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस आप उनको ग्रीन टी की तरफ लेके जाएं, आप वो जो बोतलें पीते हैं उनको ग्रीन टी की तरफ लेके जाएं, ठीक है। ये 2 जो चीज़ें हैं ना ये रिकमेंडेड हैं, और ये जो FDA की तरफ से जो हमारी है पूरे वर्ल्ड को देखती है, ये रिसर्च्ड है कि जो आपकी कॉफ़ी है इट्स नॉट ओनली डिक्रीजेज द फैटी लिवर, ये आपकी फाइब्रोसिस और लिवर के कैंसर को भी रोकती है, क्योर कर सकती है। ये क्योर है, ओके, आपका 100% क्योर है। ओके, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कह रहे हैं बैन लगाने की ज़रूरत मैं इस हवाले से कहती हूँ कि आपको आप पहले फैमिली टाइम स्पेंड करते थे, डिफरेंट किस्म की स्टोरी सुनाते थे पेरेंट्स। कुछ सालों तक हम जाते हैं शाम को एक वो चाय का टाइम होता था, इकट्ठे बैठते थे, था बच्चे वालिदैन दादा दादी अम्मी अब्बू कहानी सुनाते थे। अब वही कहानी, वही फैंटेसी वर्ल्ड जो हम बच्चों के लिए जनरेट करते थे वर्ड्स के थ्रू, स्टोरी बुक्स के थ्रू, अब वो चीज़ें बहुत कलरफुल वे में विजुअलाइज कर दी हैं। मैं मोबाइल देने की हक में नहीं हूँ बिल्कुल कि बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाएं, नहीं। आप यूट्यूब पे उससे उसकी कोई एजुकेशनल स्टोरी प्ले कर दीजिए, वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न करेगा। वो इतने अच्छे तरीके से वो जो फैंटेसी हम वर्ड्स के ज़रिए क्रिएट करते थे, बच्चे का एक स्क्रीन टाइम जो है वो महदूद होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को वो एक मतलब ऑल द टाइम बच्चा स्क्रॉलिंग करे और वेस्टेज ऑफ टाइम करे, नहीं। आप उसका एक फिक्स टाइम कर दें, एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसे कर दें कि आप ये सारे इतने अच्छे सारे घर के अगर ये सारी जो आपके असाइनमेंट्स हैं आप टाइमली कंप्लीट कर देते हैं तो आपका 20 मिनट है, 10 मिनट है, दिस इज़ ये घंटों जो स्क्रीन टाइम है दिस इज़ डेंजरस, ये दिस इज़ डेंजरस। और जैसे सर बात कर रहे थे कि मवाद के ऊपर तो पेरेंटल कंट्रोल लगाया जा सकता है। कंट्रोल वो देखिए, आप बच्चे को प्ले ही वही चीज़ करके दें, और बहुत सारे ऐप्स और वो ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्टर करके आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो वो बच्चे हैं ना जिनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे टीन पे जिसकी आप बात कर रहे थे रिसर्च में, तो उसमें तो बड़ी एक वो पर्सनैलिटी आपकी पैदा होना चाहिए होती है नेचुरली, जिसमें आप कहते हैं कि मुझे सारा कुछ पता है, पेरेंट्स को तो कुछ भी नहीं पता। खासतौर वो जो 8th 9th O levels A levels का, उसके लिए देखिए हमें पेरेंट्स में और बच्चों में कम्युनिकेशन जो गैप बढ़ता जा रहा है वो ख़त्म करें। पेरेंट्स बैठें, बच्चे से पूछें कि उन्होंने क्या किया। बच्चों को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को क्या, ये तो बड़ों के पास हमारे अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटल फुटप्रिंट है आपका, बिल्कुल ठीक है। आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो आपके कैरेक्टर को शो कर रहा है, किसी के सामने भी किसी टाइम भी आपको जज किया जा सकता है। सोशल मीडिया आपको जज कर रहा है और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों को अगर बचपन से ही ये बात बता दी जाए कि जो चीज़ भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं, जो चीज़ भी आप देख रहे हैं, दैट इज़ योर हिस्ट्री। वो आप चाहे डिलीट कर दें बट दैट इट एग्जिस्ट, ठीक है। और उसको किसी भी टाइम रिकवर भी किया जा सकता है, बहुत सारे उसके ऐप्स हैं। तो जब बच्चों को शुरू से एक अच्छाई और बुराई की एक सेंस डेवलप कर दी जाए कि ये आप उनके अंदर एक फेयर हो कि दिस इज़ जो एक बैड चीज़ें हैं, जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, वो मेरी नेगेटिव मेरे अंदर जो है ना कुछ खराबियों को जन्म देगा, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा और मेरे स्कूल में रिपोर्ट हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स तक ये रिपोर्ट हो सकता है। जब बच्चे के अंदर ये फेयर आता है, बच्चा देखिए सेल्फ रिकग्निशन बच्चे के अंदर होती है, बिल्कुल। तो जब उसको ये आप सेंस दे देते हैं, आप उससे जो डराते ही नहीं, आप उससे अच्छाई बुराई का एक प्यार से, नरमी से, डिस्कशन के साथ एक कंसेप्ट दें। प्यार से, डिस्कशन के साथ ये कॉन्सेप्ट दबाव से नहीं, प्रेशर से, डांट से नहीं कर सकते आप। अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, मजीद भी लीडरशिप के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, और बड़ा तफसीलन डॉक्टर साहिबा ने बताया कि किस तरह इनको पैदा किया जा सकता है और पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं लेकिन डॉक्टर अली रज़ा ने फैटी लिवर पर बहुत ज़्यादा बात की है और बता रहे हैं कि ये किस तरह एक मोहलिक मर्ज़ साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर अर्ली स्टेजेस में फैटी लिवर के बारे में पता चल गया, जैसे आप कह रहे थे कि इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग डर गए होंगे, तो मैं चाहूँगा दोबारा इस पर तफसील में बताएगा कि इसका इलाज किया जा सकता है, इट इज़
ट्रीटेबल? बिल्कुल, इट्स अ ट्रीटेबल, और ये कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको एक बताया कि जो मेरी रिसर्च है ना, जो मैं कर रहा हूँ इस पे ना, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली है। जो हमारे पास डेली में पेशेंट आते हैं ना, वो 90% लोगों को फैटी लीवर है। इट्स जस्ट अ फैटी लीवर, आप इसको देखना अल्ट्रासाउंड पे। उसमें से 90% में से जो 76 या 75% लोग हैं ना, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है विद द मेडिकेशन, क्योंकि आज इसकी मेडिसिन मौजूद है। रेस्मेटिरोम के नाम से आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है वो मेडिसिन, वो हम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ 70 to 75% लोगों को इसकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट अपनी लाइफस्टाइल से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उन लोगों को जिनको ये ज़रूरत है मेडिसिन की, वो लोग हैं जो कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ पे चले गए हैं, शुगर इनकी कंट्रोल नहीं आ रही, जो कि बहुत ज़्यादा मोटापा है, जो मोटापा उनका कम नहीं हो पा रहा दवाइयों के साथ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो अर्ली स्टेज में ये आ जाती है ना, जिसको पता चल जाता है या जो भी होता है, वो अपनी जस्ट वॉक करे, अपनी डाइटली हैबिट्स को बेहतर बनाए, ठीक है, कॉफ़ी का इस्तेमाल करे, ग्रीन टी का इस्तेमाल करे, और अपनी डेली की जो अपना वर्क है ना उसको करे, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ख़त्म कर दे। आपका वो उसको किसी भी किस्म की दवाई की ज़रूरत है ही नहीं, उसको थ्रू आउट द लाइफ फैटी लिवर कुछ कहेगा ही नहीं, ठीक है, उसको बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे आप बता रहे थे कि ये इट लीड्स टू लिवर फेलियर, और मैं चाहूँगा कि वो जो अगर कितना अरसा हम इसके ऊपर नहीं तवज्जो देते और तो फिर हमें हो सकता है कि लिवर फेलियर की तरफ जाना पड़ जाए। इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ के ये आपको इमीडिएटली नहीं कुछ कहती, इसका तकरीबन आपको फैटी लिवर हुआ और उसके बाद वो परसिस्ट करता है, मतलब साइलेंट नहीं है आप उसको ना, उसमें उसकी ओबेसिटी ऊपर है, उसका फैक्टर है, ओबेसिटी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, वो खाई जा रहा है, उसका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको जब ये 10 से 12 साल रह जाएंगे, 10 से 15 साल, तो इट कैन लीड टू लिवर फेलियर, इट कैन लीड टू। और वो जो हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे, ABC, आर दीज द कॉज ऑफ फैटी लिवर, या फैटी लिवर की वजह से वो होते हैं? देखें, वो जो है फैटी लिवर का कॉज है, उसमें खास तौर पे हेपेटाइटिस सी जब ट्रीट हो जाए या उसके बाद ये फैटी लिवर का कॉज है, लेकिन वो फैटी लिवर उनकी वजह से नहीं होता। फैटी लिवर इज अ टोटल डिफरेंट डिजीज। फैटी लिवर इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। मैम बिल्कुल, क्योंकि अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि बड़े आसान अल्फाज में आप पेरेंट्स को कोई सलाह देना चाहें, और अपनी एक्सपीरियंस से टीचर्स के ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी डालिएगा कि वो भी अगर बच्चों को ट्रीट करना चाहें। आजकल तो हमारे टीचर्स वैसे ही बड़े परेशान रहते हैं कि उनको वो कहते हैं कि हम अपने मसाइल हल करेंगे, बच्चा जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे सिर्फ, लेकिन फिर भी उन पे जिम्मेदारी आयद है, पैगंबराना पेशा है। अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, वहाँ पे बहुत अच्छे हमारे लीडर बच्चे डेवलप हो रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइप के टीचर्स डेवलप करते हैं, उनमें रोल प्ले होता है, उसमें स्टूडेंट जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी चॉइस से लेते हैं कि वो इस रोल को प्ले करेंगे। उसके बाद स्कूल्स में डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस लेवल पे भी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम्स टीचर्स डेवलप करवा सकते हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी कम्युनिटी में जाके अपना रोल प्ले करना, और उसके बाद उस पर वो आके वो अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, अपनी डिस्कशन करें, टीचर्स उस पर बड़ा पॉजिटिव फीडबैक करें। इस तरह से बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस डेवलप होगी, वो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी की वाइब्स उनके अंदर डेवलप होंगी। तो टीचर्स अपना रोल प्ले करें तो बहुत अच्छे से ये हमारा माशरा बहुत अच्छाई की तरफ जा सकता है। टीचर का इस वक्त पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, ज़्यादातर बच्चा टाइम स्कूल में स्पेंड क्योंकि अब टीचर ने ही बच्चे को गाइड करना है कि उसका सेफ ब्राउजिंग एटीट्यूड बच्चे का क्या होगा। उसने बच्चे को असाइनमेंट्स देनी है, जो कि उसने सोशल मीडिया से अपना कंटेंट लेना है, वो ज़रूर ले, लेकिन उसे ये पता हो कि उसने क्या कौन सी वेबसाइट पे, पर्टिकुलर कौन सी वेबसाइट पे जाना है। बच्चे को या तो लिंक प्रोवाइड किया जाए कि आपने फ़लाँ लिंक से जाके लेना है, उस पर टीचर पहले अपनी रिसर्च को कंप्लीट करे। कोई भी टॉपिक ऐसा असाइन ना कर दे जिस पे बच्चा घंटों बैठ के अपना टाइम वेस्ट करे और वो फिर मिसलीड हो जाए और वो कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और वेब्स पे चला जाए। मैं चाहूँगा कि इस पे भी रोशनी डालें कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आपको स्क्रीन से निकल कर दूसरों के साथ बैठने की ज़रूरत है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। जब बच्चा अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद को भी एक्सप्रेस कर रहा होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन का भी उसे चांस मिल रहा है, और सेम टाइम पे उसे जो है ना दूसरे के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की भी उसको आदत आ रही है। और पेरेंट्स का रोल भी बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस पे। तो पेरेंट अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना एटीट्यूड डेवलप करें। छोटे छोटे घर के जैसे काम होते हैं
उसमें उनको इन्वॉल्व करें, वो उनके अंदर लीडरशिप सलाहियत ताकि उनके अंदर जो है वो लीडरशिप एबिलिटीज बचपन से ही पैदा होना शुरू हो जाए। पता हो कि मुझे अपने घर की डॉक्टर चीजें खुद हफीज़ से कौसर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ नहीं, बड़ी आसान अल्फाज में आपने समझाया कि किस तरह बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स को पैदा किया जा सकता है। डॉक्टर अली रज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक फैटी लिवर जैसा मर्ज़ जो कि खामोश मर्ज़ है, उसके ऊपर आपने बड़ी रोशनी डाली और बताया कि कितना मोहलिक ये मर्ज़ साबित हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई तजावीज़ पर लोग अमल करेंगे। नाज़रीन, लुबे लुबाब ये है कि बचपन से ही बच्चों को लीडरशिप स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अपनी सेहत पर ख्याल देना हम सब के लिए बहुत अहम है। थोड़ा सा वेट पर ध्यान दें, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, थोड़ा कार्डियो का ध्यान रखें। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।